गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग को भी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। बच्चे लोग, अभी हम लोग पढ़ाई शुरू करें, आगे बढ़े उसके पहले मैं आप लोग को सबको कुछ इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशंस देना चाहता हूँ। उसको ध्यान से देख लो, सुन लो। बोर्ड पे कुछ बातें लिखी है, आपको सब कुछ लिखना नहीं है। क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो मैं बताते जाऊंगा। और कुछ फोटोग्राफ्स होंगे आज के लेक्चर के, वो मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा। आप सब ने A4 साइज की नोटबुक बनाई है, आप लोग लेके आए हो। आज अगर लिखने को आज टाइम नहीं मिले तो फोटो भेजूंगा ग्रुप पे। हाँ, जो लोग ग्रुप में एडेड नहीं है वो जल्द से जल्द मुझे मैसेज करो तो मैं उनको पर्सनल पे भेज दूंगा या ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बिफोर वी प्रोसीड। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये जो हमारा बैच है, ये कौन सा बैच है पता है ना आपको? इस बैच का नाम है SYGC अकाउंट्स समर वेकेशन बैच। तो सबसे पहले बैच का नाम लिखा है SYGC अकाउंट्स समर वेकेशन बैच। ये बैच हमारा तकरीबन 2 महीने चलेगा, हो सकता है हफ्ता भर आगे पीछे हो जाए। अप्रोक्सीमेटली आई विल बी टेकिंग 80 और मैक्सिमम 90 लेक्चर्स within the period of these 2 months। 80 to 90 लेक्चर्स में ये जो आपके पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है, इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व और एक्सरसाइज और उसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव, सब कुछ, एक भी चीज हम बाकी नहीं रखेंगे। वी विल रीड ईच एंड एवरी सेंटेंस, आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। बट व्हाट इज नीडेड टू बी सक्सेसफुल, कामयाब बनने के लिए आपको क्लासेस में रेगुलर रहना पड़ेगा और पंक्चुअल रहना पड़ेगा और अटेंटिव रहना पड़ेगा। डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये लिखा है स्टडी मटेरियल। जो ये बैच हमारा चलेगा, इसमें आपको स्टडी मटेरियल के तौर पे बुक लेके आनी है, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। हमारा जो रेगुलर बैच होगा, जो जून 10 से 15 तारीख के आसपास शुरू होगा, उस रेगुलर, ये बैच खत्म होने के बाद हमारा रेगुलर बैच शुरू होगा। उस रेगुलर बैच में हम लोग आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे साल भर। साल भर मतलब 8-9 महीने का वो बैच रहेगा। और वो 4 सब्जेक्ट्स में आपको गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक तो लेनी है। हम लोग गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि वो आप सेकेंड हैंड भी ले सकते हो, आपका कोई पहचान का है तो आपको फ्री में भी मिल जाएगा। हम लोग वो प्रोवाइड नहीं करते। हम लोग रेगुलर बैच के लिए हमारे एक्स्ट्रा नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जिनको हम KEN कह के बुलाते हैं। KEN का फुल फॉर्म कुशल एक्स्ट्रा नोट्स। जैसे कि आपके सामने ये अकाउंट्स के एक्स्ट्रा नोट्स है, दिस इज OCM, दिस इज इकोनॉमिक्स। ये 3 कंपलसरी सब्जेक्ट्स है, सबको ये तीनों तो मिले ही होंगे। और ऑप्शन में मैथ्स लेते हैं या SP, तो अगर मैथ्स लिया तो मैथ्स में 2 टेक्स्ट बुक होगी, एक मैथ्स 1 और एक मैथ्स 2। और मैथ्स 1 मैथ्स 2 नहीं मिला, लेना चाहा लेकिन मिला नहीं क्योंकि मार्क्स कम आए थे, या मैथ्स में 1+1 भी नहीं आता, तो मजबूरी में SP लेना पड़ा, है ना। तो ये SP के नोट्स। ऐसा कुछ नहीं है, मैथ्स और SP दोनों बराबर है, दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है और दोनों की पढ़ाई जो है वो अपनी अपनी जगह पे यूनिक है। तो मैथ्स की पढ़ाई करने वाले अपने आप को ज्यादा सुपीरियर ना समझे और SP वाले अपने आप को इंफीरियर नहीं समझे। हम सब एक ही खेत की मूलिया है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। तो स्टडी मटेरियल अभी फिलहाल जो हमारा अकाउंट्स का वेकेशन बैच चलेगा, उसमें तो हमारे पास सिर्फ GTB होना चाहिए और ऑफकोर्स आपके पास एनी टाइम A4 साइज की एक नोटबुक होनी चाहिए। जब वो नोटबुक भरने को आएगी तब 1-2 दिन पहले ही समझ में आ जाना चाहिए आपको, और एक एक्स्ट्रा नोटबुक साथ में रखनी है। इसके अलावा पेन, पेंसिल, रबर, स्केल, ये सब चीजें लेके आनी है, लेकिन सबसे पहले अपने आप को लेके आना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोस्त के साथ बुक्स भेज दिया और खुद घर पे हो। ठीक है, इफ ऑफलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग जो यहाँ क्लासरूम में बैठे हो, अगर कोई किसी दिन बीमार है या कहीं किसी फंक्शन में चला गया, कभी कभार, वंस इन अ ब्लू मून, तो वो हमको मैसेज करेगा, तो हम उस दिन उसको ऑनलाइन अलाउ करेंगे। और अगर ऑनलाइन भी वो नहीं आ पा रहा है तो उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा लेक्चर का। लेकिन आपको इस चीज का फायदा लेना चाहिए, फायदा उठाना नहीं चाहिए। ठीक है, वैसे हमारा ऑफिशियल टाइम क्योंकि मॉर्निंग का है, हो सकता है कि सुबह उठने में दिक्कत है। एक दिन दिक्कत हो गई, सर ने रिकॉर्डिंग भेज दिया, बोले अच्छा है, कल भी यही दिक्कत क्रिएट करूंगा, सर रिकॉर्डिंग भेज देगा, ऐसा नहीं। तो इस बात का ध्यान रखें, जितना हो सके ऑफलाइन लेक्चर्स में आए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है। मेरे पास अभी इस वक्त काफी बच्चे हैं जो आउट ऑफ लोकेलिटी, पिछले साल भी हमारे SYGC बैच में पुणे, औरंगाबाद, नासिक, नागपुर, गोंदिया, अमरावती, वहां से बच्चों ने पढ़ाई की है। पिछले साल के हमारे तीनों टॉपर्स, तीनों लड़कियां, तीनों मुंबई के बाहर की है, औरंगाबाद, अहमदनगर, पुणे। और
ऐसा कुछ नहीं है कि इसका मतलब वो लोग ही टॉपर है तो यार उनका ही नंबर लगेगा, हमारा तो लगेगा ही नहीं। पढ़ा है तो सबको इक्वल ही गया था। ठीक है, अब इस साल देखे कौन रिकॉर्ड तोड़ता है पिछले साल का। मतलब लास्ट ईयर का तो अभी रिजल्ट आया नहीं है, लास्ट टू लास्ट ईयर के रिजल्ट्स जो लास्ट ईयर डिक्लेयर हुए थे, लेकिन इस बार जो 12th की एग्जाम हुई उसका रिजल्ट तो जून में आएगा। तो जब आएगा तब देखेंगे, बाहर डिस्प्ले है वहां लगा देंगे, थोड़ा बहुत मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। और कोई आपको मोटिवेट करे इसकी राह नहीं देखनी चाहिए आपको। क्यों कोई आपको मोटिवेट करे? आप खुद अपने आप को देखो आईने में कि आप किस लेवल पे हो, अपने पेरेंट्स को देख लो बस। किसी दिन शांति से पेरेंट्स को पता नहीं चले, उनको कोने में बैठ के ऑब्जर्व कर लो कि आपके लिए वो कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, आपके लिए हर आपकी हर इच्छा उनके लिए मिशन बन जाती है, चाहे वो आपकी वड़ा पाव खाने की इच्छा ही क्यों नहीं हो। जो आपकी हर छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, आपको उनके बारे में सोचना चाहिए, तो अपने आप जो है आपका जो मोटिवेशन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग एंटायर वेकेशन बैच यू नीड टू ब्रिंग गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, A4 साइज नोटबुक एंड द रिक्वायर्ड स्टेशनरीज। और जो 2 लेक्चर्स भेजे गए थे आज, वो सबने देखे नहीं है, क्योंकि जब व्यूज होते हैं ना तो हमको पता चलता है किसने देखा कितने किसने नहीं। ठीक है, तो बिग बॉस की नजर जो है वो आप सब लोगों पे है। तो जो भी ग्रुप पे लेक्चर्स या होमवर्क या वीडियोस भेजे जाए उनको सेम डे पे देखना चाहिए। आज एक नहीं देखोगे कल 2 देखना पड़ेगा। और क्या होता है कि कई बार अगले लेक्चर का लिंक पिछले लेक्चर के वीडियो से होता है जो हम आपको भेजते हैं, और आप उनको नहीं देखते हैं और अगले दिन आपको समझ में नहीं आता, और आप हमको ब्लेम करते हो कि क्या आज तो पता है कुछ समझ में नहीं आया, इधर से गया इधर से बाहर निकल गया, लेकिन कल क्लास में नहीं आया था उसका क्या, उसके लिए कोई नहीं बोले। ठीक है, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी रेगुलर, पंक्चुअल एंड अटेंटिव। तो 2 पार्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप सबने सिलेबस ऑफ बुक कीपिंग का लेक्चर अटेंड किया है और रिकॉर्डेड वीडियो भी देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा वो क्लास के बाद रुकना, मैं उनको पर्सनल पे वो वीडियो दे दूंगा। सिलेबस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, सब्जेक्ट का नाम क्या है आपका? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंट्स। लेकिन रियल सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग क्या करता है? बुक कीपिंग डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। आप हमारे लाइफ में डेली बेसिस पे जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो परचेस करते हैं, सेल्स करते हैं, लाइट बिल भरते हैं, हमारे ऑफिस में काम करने वाले को सैलरी देते हैं, तो ये सब ट्रांजेक्शन्स है, और इन ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं जिस बुक में। उस आर्ट को, उस साइंस को कहा जाता है बुक कीपिंग। सुना होगा, ये FIGC में आके गया है। और बुक कीपिंग से बड़ा होता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी हमको रिजल्ट बताता है, साल भर बिजनेस करके नतीजा क्या निकला, उसमें हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं। मैंने यूट्यूब पे एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसमें इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, वो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो FIGC में सिखाया जाता है। आप सब लोग 12वीं में हो तो अगर यूट्यूब पे आप सर्च करोगे, प्ले लिस्ट में जाओगे और उसमें FIGC के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पे क्लिक करोगे तो आपको उसमें इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 15-20-25 मिनट का वीडियो है। स्पीड बढ़ा के देखोगे और भी जल्दी खत्म हो जाएगा, समझ में आएगा, लेकिन हम शॉर्ट में उसको कहेंगे अकाउंट्स। तो अकाउंट्स में आप लोगों की ये जो आप सबने गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक लाई है, तो एक बार फिर से आप इंडेक्स में देख सकते हैं। यू कैन सी हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर। जिनके पास नहीं है, 2 के बीच में एक एडजस्ट करिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो रिप्लाई मी। आप लोग ऑलरेडी लेक्चर अटेंड कर चुके हो और जान चुके हो कि सिलेबस में आपके पास टोटल कितने चैप्टर्स है बच्चे लोग? 10। 10 ठीक चैप्टर। है, हाँ। और कौन सा चैप्टर आपको क्या सिखाएगा इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया इस लेक्चर में, इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये स्पेशल वीडियो है, स्पेशल लेक्चर है जो यूट्यूब व्यूअर्स के लिए हमने बनाया था, और वो आपको भी हमने दिया है। तो वो अगर पहला लेक्चर आपने नहीं देखा तो जल्द से जल्द उसको देखिए। इट इज अबाउट सिलेबस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, क्योंकि जो हो चुका है वो डेली रिपीट करेंगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए जो लोग लेट आ रहे हैं या लेट एडमिशन ले रहे हैं उनको हम ऐसे लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देंगे, वीडियोस देंगे, टाइम निकाल के उनको देखते रहेंगे तो उनका पिछला जो भी मिस हुआ है वो समझ जाए। और सेकेंड फ्री लेक्चर या सेकेंड पार्ट में आपने सीखा बोर्ड एग्जाम का पेपर पैटर्न। बोर्ड एग्जाम का पेपर पैटर्न भी हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। हाउ मेनी क्वेश्चंस विल बी देयर ऑल टुगेदर? 7। 7 में से जो आखिरी 2 क्वेश्चंस है 6 और 7, उसमें ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी है। पहले क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑब्जेक्टिव्स कैरिंग हाउ मेनी मार्क्स? 20 मार्क्स। उसमें 5-5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आएंगे। और आखिरी 2 क्वेश्चन है 6 और 7। 6 इज एनपीओ एंड 7 इज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, उसमें भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन बीच के जो 4 क्वेश्चन है उसमें आपके पास ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें ऑप्शन है आपके पास या तो आप एडमिशन का प्रॉब्लम करो या रिटायरमेंट का। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन है या तो डिसोल्यूशन या फिर उसके सामने बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। उसके बाद आपको इश्यू ऑफ शेयर्स या कंप्यूटर में से एक प्रॉब्लम करना है, या फिर डेथ ऑफ पार्टनर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से। तो बीच के 4 क्वेश्चंस में आपके पास डबल ऑप्शन। ये बातें आपको डिटेल में जानने के लिए ये लेक्चर देखना पड़ेगा।
जिन लोगों ने अटेंड किया उनको समझ में आ गया, जिन लोगों ने नहीं अटेंड किया ये दोनों लेक्चर्स जल्द से जल्द देख लो। आई रिक्वेस्ट यू, आई सजेस्ट यू टू वॉच दीज 2 लेक्चर्स बिफोर यू अटेंड द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, मार्क्स का यहाँ पे डिटेल आपके सामने है। आपके जो मार्क्स है ऑप्शन काट के, तो बोर्ड एग्जाम पेपर कितने मार्क्स का आएगा ऑप्शन काट के? 80 मार्क्स। भले ही वो आपको आएगा 116 मार्क्स का, 116 मार्क्स का पेपर आएगा इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, आप कितने मार्क्स का क्विक कर सकते हो? 36 मार्क्स। तो 116 में से 36 माइनस करो, कितना होता है? आज बताओगे या कल बताओ? जल्दी बोलो, कल सुबह पनवेल निकलना है। 80 ना, 116 में से 36 दिया तो कितना हो गया? 80 मार्क्स का आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और इसके अलावा एबीटी के बारे में जानते हो आप लोग, एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट। आप लोग ऑनलाइन वाले बोलते नहीं हो कि सर हमको दिख नहीं रहा है, कैमरा नीचे करो। आलसी लोग, बोलने में भी आलस, कम से कम बोला करो। एबीटी रहेगा 20 मार्क्स का, सो ऑल टुगेदर देयर विल बी 100 मार्क्स। ठीक है, अब ये एबीटी जो है वो तो आपके कॉलेज के हाथ में है, हम जिम्मेदारी लेते हैं 80 मार्क्स की। 80 में से 80 आ जाएगा, ध्यान नहीं दोगे तो केटी आ जाएगा। ठीक है, अब वो आपके ऊपर है 80 में से 80 चाहिए या केटी चाहिए, बट आई अश्योर यू, यू कैन गेट डेफिनेटली 100 आउट ऑफ 100। मतलब 20 में से भी 20 तब मिलेगा जब ये क्लास में पढ़ाई गए कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। ठीक है, और सबसे नीचे एक और इम्पोर्टेंट बात लिखी है, सब लोग ध्यान से सुनिए। अभी भी कुछ लोगों ने अगर कुशल इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द डाउनलोड करो, फ्री होता है, ऐप के पैसे नहीं लगते, ऐप फ्री है। हाँ ठीक है, वो इंटरनेट का डाउनलोडिंग का जो चार्जेस लगेगा वो लगेगा, लेकिन हम उसका कोई पैसा नहीं लेते। कुशल इंस्टीट्यूट का जब ऐप आप लोग डाउनलोड करोगे, किसी के पास फोन हो, क्योंकि मेरा फोन यहाँ पे लगा हुआ है, किसी के पास फोन हो तो मुझे वो ऐप ओपन करके दीजिए, तो मैं कुछ उसके बारे में जानकारी दूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू ऑल देयर? बोलते जाओ, फोन ढूंढ रहा हूँ तब तक एक एक करके। आर यू ऑल देयर? देखो जवाब नहीं दोगे तो एक एक करके सबको निकाल दूंगा फिर। हाँ, इससे बोलने का रिप्लाई ओपन करके देना। हाँ देखो, जब आप नेट है, नेट ऑन है, आए नहीं तो ओपन ही नहीं हुआ। कुशल इंस्टीट्यूट का ऐप जब आप डाउनलोड करोगे, और ऐप का मैं आप लोग को कुशल इंस्टीट्यूट का लोगो दिखाई देगा, KI, और किसी के फोन में अगर ओपन हो रहा है तो प्लीज जल्दी करो यार, रिकॉर्डिंग हो रहा है लेक्चर, टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ, अपडेट हो रहा है। तो देखो अपडेट होता है तो ऐसा दिखता है। ऑलरेडी अपडेटेड है, किसके पास अपडेटेड है? टाइम लगेगा ना थोड़ा। देखो ये जब ऐप आप डाउनलोड करोगे तो ये जो ऊपर 3 लाइन है उस पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो उसमें आपको स्टडी मटेरियल दिखाई देगा। स्टडी मटेरियल, फोल्डर्स रहते हैं ना, यू नो व्हाट इज फोल्डर? तो फोल्डर में एक फोल्डर रहेगा स्टडी मटेरियल का। स्टडी मटेरियल पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको SYGC कॉमर्स ही दिखाई देगा। आप लोग सब SYGC कॉमर्स में हो, आर्ट्स में साइंस में तो नहीं हो? ओके ओके, तो SYGC कॉमर्स दिखाई देगा, उस पर क्लिक करोगे तो उसमें आपको एक ही सब्जेक्ट दिखाई देगा जो अभी चल रहा है। क्या चल रहा है? क्या सब्जेक्ट चल रहा है? अकाउंट्स। इतना पढ़ोगे 2 महीना खत्म, फिर बोलेगा कौन सा सब्जेक्ट था। ओके, और इस सब्जेक्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको टोटल 5 फोल्डर्स दिखाई देंगे। 5 फोल्डर्स में से ऊपर का सबसे पहला छोड़ दो, नीचे के 4 पे क्लिक करोगे, ये चारों बोर्ड के पेपर्स है, बोर्ड एग्जाम के पेपर्स। तो 4 बोर्ड एग्जाम पेपर्स इन द स्टडी मटेरियल फोल्डर इन द ऐप ऑफ कुशल इंस्टीट्यूट। हालांकि आपको ये इंटरनेट से मिल जाएंगे या आपके बुक के साथ भी अटैच होंगे, लेकिन जब तक वो बुक आती नहीं है जिसमें पेपर्स अटैच होंगे, इंटरनेट से ढूंढोगे, आपको ऐप के अंदर बहुत सारे फ्री वीडियोस भी मिलेंगे और फ्री स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। यानी जिन लोगों ने हमारे पास एडमिशन नहीं लिया है वो भी उस ऐप के थ्रू कुछ अराउंड से 10 to 20% फ्री में बेनिफिट उठा सकते हैं। 10 to 20%, 100% परवड़ता नहीं, पापी पेट का सवाल है। तो ठीक है, तो ये आज की इंस्ट्रक्शंस थी। क्लियर हो गई सबको? जवाब दो। ओके, तो अभी शुरू करते हैं पढ़ाई। ये बैच हमारा फॉर्मली आज शुरू हो रहा है। हम लोग जो सबसे पहला चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं जिसका सीरियल नंबर 1 है, लेकिन गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो उसका इंडेक्स में देखो तो चैप्टर नंबर 7 होगा। चैप्टर का नाम क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आप लोग अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं आपको यहीं पे टाइम दे दूंगा। आप लोग ये जितना भी ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जितने भी
इसमें 10 स्मार्ट पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 स्मार्ट पॉइंट्स है। ये एक्सक्लूसिव नोट्स है, आपको ना गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में मिलेगा ना किसी और क्लासेस के पास। ये हम लोग तैयार करते हैं अपने मेहनत से, अपने एक्सपीरियंस से। तो आपकी जो नोटबुक होगी वो आपकी अपनी एक स्क्रिप्ट होगी, हर एक टॉपिक के जो बेसिक्स रहेंगे, जो एंट्रीज रहेगी, जो कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, वो हम आपको लिखवाएंगे। बिकॉज यू हैव टू बी द राइटर। देखो एग्जाम में हाथ नहीं चलता, दिमाग तो वैसे भी नहीं चल रहा है कि नहीं, हाथ भी नहीं चल रहा। तो इसलिए कुछ चीजें आपको स्ट्रिक्टली लिखनी है, मतलब लिखनी है। अब क्या करोगे, किसी के पास है A4 साइज की नोटबुक, कोई लाया फ्रेश न्यू नोटबुक? शुभम लेके आया। देखो ये जो नोटबुक है, नोटबुक में भी आपने इंडेक्स मेंटेन किया होगा। वो नोटबुक में आपके कितने चैप्टर्स हो रहे हैं वो आप इंडेक्स में लिख लेना। जो ये फर्स्ट पेज आएगा, इस पेज पे आपको ये 10 पॉइंट्स लिखना है। पहले चैप्टर का नाम लिखना है, सीरियल नंबर 1 क्यों, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। हमारा पहला चैप्टर आज शुरू हो रहा है, क्या नाम है, लेकिन गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में 7 है। इसके बाद हम लोग करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स, लेकिन देखो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में कौन सा है, 8। इश्यू ऑफ शेयर्स का नंबर क्या है, 8। तो इसलिए ये 2 चैप्टर्स में आपको पहले क्यों करवा, क्योंकि इन दोनों में जर्नल एंट्रीज है, दे आर रिलेटेड टू बेसिक जर्नल एंट्रीज। FYGC में पढ़ा ना जर्नल एंट्रीज, तो उसमें आपको ज्यादा जर्नल एंट्रीज पूछी जाएगी, इसलिए ये 2 चैप्टर्स हम पहले करेंगे। मैं आपको स्लॉट भी बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में जब पढ़ाई करोगे तो कौन से चैप्टर्स साथ में पढ़ने हैं आपको। जैसे मैंने कहा आपको 7 8 साथ में पढ़ना है, फर्स्ट सेकंड साथ में पढ़ना है, 3 4 5 साथ में पढ़ना है, ऐसे ग्रुप बना के दूंगा, उसके हिसाब से आप लोग पढ़िए। तो ये जो आपका फर्स्ट पेज होगा, इस पेज पे आपको ये, अगर पेज भर जाता है तो अगले पेज पे जाना ही पड़ेगा, लेकिन आपको ये 10 पॉइंट्स लिखने हैं। और ये जो टुडेज लर्निंग करके जो मैंने लिखा है, ये आपको लिखने की जरूरत है। ये आज की पढ़ाई का एजेंडा है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका एजेंडा है। बट उसके पहले हम डिस्कस करते हैं इन 10 पॉइंट्स के ऊपर। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट, प्लीज पे अटेंशन। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में ये सब आपको मिलेगा, कहीं पे कुछ एक लाइन किसी और पेज पे, कोई एक लाइन किसी और पेज पे। आज का आज लिखना है, ठीक है। यू ऑल हैव टू मेंटेन ऑल योर नोटबुक्स प्रॉपरली, नीट एंड क्लीन, और इतनी क्लीन नहीं कि खाली रहे, ठीक है, पूरा प्रॉपर अच्छे अक्षरों में, और ऐसे अक्षर नहीं कि खुद भी पहचान नहीं पाओ, ठीक है। डॉक्टर्स हैंडराइटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम डॉक्टर्स बनने के लिए यहाँ पे नहीं आए, ठीक है। हम लोग बिजनेसमैन और फ्यूचर के एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए यहाँ पे आए, राइट। कॉमर्स लिया है तो बिजनेस करोगे, पैसा कमाओगे, ठीक है। चलो प्लीज पे अटेंशन। आपके सामने टॉपिक का नाम एक बार फिर से पढ़ूंगा, GTB चैप्टर नंबर 7। नाम क्या है, आप लोग पढ़िए, क्या नाम है चैप्टर का, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है ये मैं क्लियर करूं उसके पहले, उससे रिलेटेड यहाँ पे 10 स्मार्ट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट लिखा है कि इस चैप्टर के बारे में अगर आपको पढ़ना है GTB में से, तो आपको पढ़ना है GTB पेज नंबर 251 से लेकर 308। सबसे पहले ये कंफर्म करो, 251 पे स्टार्ट हो रहा है और 308 पे खत्म हो रहा है, नहीं किसी, हाँ बीच में फाड़ दिया पेज, 308 पे खत्म हो रहा है। तो टोटल कितने पेजेस हो गए, 58 पेजेस। 58 पेजेस हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये वेकेशन बैच में हमारे पास क्या टाइम कम है, और कम टाइम में हमको क्वालिटी वाली पढ़ाई करनी है, इसलिए हम ज्यादा बुक स्टडी मटेरियल पे नहीं जाएंगे। जैसा मैंने कहा कि रेगुलर बैच में हमारे पास ये KEN रहेगा, इसमें हमारे पास 50-60 प्रॉब्लम्स रहेंगे जो हम इसमें से करेंगे। लेकिन 50-60 प्रॉब्लम अगर अभी करने बैठे तो वेकेशन बैच में खाली 2 चैप्टर्स कर पाएंगे, और गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में जितने प्रॉब्लम्स है उसमें से ही बोर्ड एग्जाम में आएगा, इस बात की भी गारंटी। आप ये चारों पेपर्स अभी देखोगे तो अभी तो आपके लिए चारों पेपर्स जादू रहेंगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। सिलेबस खत्म होने के बाद देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि जितना गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में दिया है वो सब कुछ आपको बोर्ड एग्जाम में उसी में से पूछा, आई एश्योर, ठीक है। एक्सपीरियंस होता है ना, कुछ मायने रखता है ना, तो वो एक्सपीरियंस से हम आपको कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ मार्क्स के लिए थोड़ी आए, मार्क्स तो आपको अच्छे मिलेंगे, आई एश्योर, हमको नॉलेज चाहिए। 1 साल में 18 साल पूरे हो जाओगे, कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब करोगे तो ये ज्ञान, ये नॉलेज, प्रोफेशनल पढ़ाई करोगे, CA CS कॉस्टिंग CMA, ये ज्ञान आपको काम आएगा, ये प्रैक्टिस आपके दिमाग को खोलेगी। 25-25 प्रॉब्लम्स करके जाओगे तो भी बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 आ सकता है, लेकिन हम करेंगे 50-60 प्रॉब्लम्स, ताकि बोर्ड एग्जाम के आगे भी अगर किसी को प्रोफेशनल एग्जाम देनी है तो वो बिना क्लासेस के या फिर क्लासेस में कम मेहनत करके वो ला सकता है। उसके लिए आपको हम पे भरोसा करना पड़ेगा, ये हमारा काम है। वी ऑलवेज, टीचर्स आर वेल विशर्स। ये बात और है कि कभी कभी आपके भले के लिए हम बुरे बन जाते हैं, आपको बुरा डांट देते हैं, बुरी तरह से हम डांट देते हैं, हम बुरे बन जाते हैं, लेकिन उसके पीछे हमारा स्वार्थ सिर्फ ये है कि आपका फ्यूचर बने, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर, ओके। पॉइंट नंबर 2, बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे इस चैप्टर में से,
वो होंगे बोर्ड पेपर क्वेश्चन नंबर 1। पेपर पैटर्न का वीडियो देख लिया सबने, लेक्चर अटेंड कर लिया। पहला क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स में ए बी सी डी 4 क्वेश्चंस होंगे। कितने मार्क्स के? 5 मार्क्स के। तो उसमें अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 में, जब आप देखोगे तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से बोर्ड पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 में या तो 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे या फिर 5 मार्क्स। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्या आ सकते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर इन 1 वर्ड, एक मार्क का 2 आ सकता है। या फिर 5 मार्क्स का आ सकता है प्रोफॉर्मा। प्रोफॉर्मा का मतलब होता है फॉर्मेट, यानी कि स्पेसिमेन। एक ऐसा इस तरह का, ये जो शेप दिख रहा है आपको, रेक्टेंगुलर शेप का बिल होता है। जैसे चेक कैसा होता है? चेक ऐसा होता है, ऐसा चेक पे लिखा जाता है पे डैश, फिर अमाउंट, फिर साइन। वैसा ही ये बिल होता है, उसमें भी लिखा जाता है पे टू मिस्टर सो एंड सो पर्सन, पे टू मी, इतना रुपया मुझे इतने दिन के बाद दो। उसका फॉर्मेट आपको बनाने को कहा जाएगा। उसका फॉर्मेट कैसे बनता है, उसमें क्या पार्ट्स होते हैं, वो भी हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे, डोंट वरी। और वो फॉर्मेट अगर आ गया एग्जाम में, इट विल बी अ जैकपॉट। आई एश्योर यू 5 में से 5 मिलेगा, 5 में से 5, सबसे सिंपल फॉर्मेट है। तो अगर फॉर्मेट आया देन इट विल कैरी हाउ मेनी मार्क्स? 5। और फॉर्मेट नहीं आया तो फिर आपको एक मार्क के कहीं भी ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। इस बारे में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, मैं वही बता रहा हूँ जो बोर्ड से हमको इंस्ट्रक्शंस मिली। पॉइंट नंबर 2 क्लियर। प्रॉब्लम की बात करें, प्रॉब्लम यानी समझते हो क्या होता है? प्रॉब्लम यानी अकाउंट्स में जो सम्स आते हैं उनको हम प्रॉब्लम बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम ऐसा घबराने लायक, डरने लायक प्रॉब्लम नहीं हो। प्रॉब्लम मतलब इलस्ट्रेशंस। वो जो प्रॉब्लम पूछा जाएगा उसमें आपको कहा जाएगा कि एक बंदा है, उसने दूसरे बंदे पे बिल ड्रॉ किया, उसने उसको गुड्स बेचा, उसने बोला मैं इतने दिन बाद पैसा दूंगा, फिर इतने दिन के बाद उसने उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, बिल को बैंक में भेजा। ये सब इंग्लिश में दिया। हाँ, ओके। और यू विल बी आस्क्ड टू पास दी जर्नल एंट्रीज। जैसे ए सोल्ड गुड्स टू बी एंड B requested A to draw the bill upon him, and A drew the bill on B, and B accepted the bill, and B discounted the bill with the bank, and on the due date the Mr. B dishonored the bill, and then again Mr. A renewed the Mr. A drew a new bill on B। सब कुछ जादू, कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे वाक्य आपको दिए होंगे, आपको कहा जाएगा पास दी जर्नल एंट्री, या कभी कभी एक छोटा सा लेजर अकाउंट पूछा जाएगा, उसको कहते हैं प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम आपको पूछा जाएगा कितने मार्क्स का? कितने मार्क्स का? शो सम एनर्जी, एक्साइटमेंट होनी चाहिए ना पढ़ाई में। 12वीं में आ गए, अगर एक्साइटमेंट नहीं दिखाओगे, क्लास के बाहर तो बड़े चिल्लाते रहते हो, आवाज क्लास के अंदर आती रहती है, और क्लास के अंदर आके जब पूछा जाए, और जब थोड़ा ब्रेक मिलता है तो इतना शोर होता है कि बाहर तक आवाज आ जाती है। जब पूछा जाता है तब बोलो ना, राइट टाइम पे अपने एनर्जी का इस्तेमाल करो। हाउ मेनी मार्क्स विल इट कैरी? 10 मार्क्स। और ये 10 मार्क्स का जो प्रॉब्लम होगा वो बोर्ड पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन नंबर 2 या तो आपको एडमिशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है या रिटायरमेंट, और क्वेश्चन नंबर 3 में 2 प्रॉब्लम होंगे। एक होगा डिसोल्यूशन में से, डिसोल्यूशन, और एक होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से। तो लिखा है देखो, प्रॉब्लम इज ऑप्शनल अगेंस्ट द प्रॉब्लम ऑफ डिसोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए कह रहा हूं, ये चारों जो ऐप में जो 4 पेपर्स है उनको देखना, पढ़ के कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन देखो आपको फॉर्मेट वही मिलेगा जो आपको इन वीडियोस में और लेक्चर्स में बताया। भले उसमें कुछ लिख नहीं पाओ, आंसर दे नहीं पाओ, लेकिन जो कहा गया है वो क्वेश्चन का हेडिंग तो पढ़ो, कम से कम आपको आइडिया। ठीक है, तो प्रॉब्लम विल कैरी 10 मार्क्स एंड इट विल बी अगेंस्ट द प्रॉब्लम ऑफ डिसोल्यूशन। एक प्रॉब्लम डिसोल्यूशन का होगा, फिर बीच में और लिखा होगा, और दूसरा प्रॉब्लम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। पहला डिसोल्यूशन, दूसरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आपको कहा जाएगा दोनों में से एक अटेम्प्ट का, आपको सिखाया दोनों जाएगा, डिटेल में जाएगा। एग्जाम में जब पेपर हाथ में आएगा, पढ़ना जो इजी लगे वो सॉल्व करना। अपने ऑब्जेक्ट को चेंज मत करो। पढ़ाई का जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट है वो है नॉलेज, फिर सेकेंडरी ऑब्जेक्ट रखो मार्क्स, और वो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। मार्क्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू नॉलेज। अगर सही नॉलेज मिलेगा, उसको शेयर करोगे लोगों के साथ तो बढ़ेगा, क्योंकि नॉलेज जितना बांटोगे बढ़ता है, और उतने मार्क्स के चांसेस भी बढ़ेंगे। राइट, चौथा पॉइंट क्लियर। अब ये पांचवा, यहां से थोड़ी ज्ञान की बातें शुरू हो रही है। ये देखा जाए तो ये खाली इंफॉर्मेशन थी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स है। अगले 6 कॉन्सेप्ट्स। भारत में, इंडिया पे 200 साल से भी ज्यादा अंग्रेजों ने शासन किया, रूलिंग किया, 200 ईयर्स से भी ज्यादा। चले जाते हैं 1881 में। कौन से ईयर में? 1881। 1881 में इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी क्या? बोलो हाँ या ना, हिस्ट्री पढ़ा है कि नहीं? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। 1881 में एक कानून बनाया गया था, एक एक्ट बनाया गया था। एक्ट का नाम था, पीछे रख वापस गिरेगा, एक्ट का नाम था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। कौन से साल में बनाया गया एक्ट? 1881। उस एक्ट का नाम था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। अब नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है?
एनीवन नोस? नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। वैसे नेगोशिएशन का मतलब बातचीत भी होती है, ये नेगोशिएशंस करके हम डिसाइड कर लेंगे, बट यहाँ पे नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरेबल, विच कैन बी इजीली ट्रांसफर, उसको क्या बोलते हैं? नेगोशिएबल। और इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या होगा? ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट जो आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो उसको क्या बोलते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। इसका कानून कब बनाया गया था, कब पास किया गया था एक्ट? एक बार फिर से बोलो। 1881 में जब ये कानून बना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही बनाया होगा ऑब्वियसली, और उस एक्ट में उन्होंने 3 डॉक्यूमेंट्स को नेगोशिएबल डिक्लेयर किया। कौन से 3 देखते हैं? अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, 3 डॉक्यूमेंट्स आर टू बी कंसिडर्ड एज नेगोशिएबल। 3 डॉक्यूमेंट्स को क्या कंसिडर किया गया है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। और वो 3 डॉक्यूमेंट्स के नाम आपके सामने है। पहला बिल ऑफ एक्सचेंज, दूसरा प्रोमिसरी नोट, और तीसरा बैरर चेक और ऑर्डर चेक। लेकिन हम लोग जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो हमारा फोकस इस पे ही रहेगा, ये दोनों सिलेबस में है नहीं। हाँ, प्रोमिसरी नोट के बारे में एक छोटा सा नोट दिया हुआ है और उसका फॉर्मेट दिया है, लेकिन एग्जाम में जो प्रॉब्लम्स आएंगे और जो क्वेश्चंस आएंगे वो सब किससे रिलेटेड होंगे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में क्या डिफरेंस है वो भी मैं थोड़ा थोड़ा आज क्लियर करूंगा, और आपको कुछ होमवर्क दूंगा जिसमें आपको ये दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा। बैरर चेक और ऑर्डर चेक के बारे में तो आप लोग ने एफआईजीसी में पढ़ा होगा। क्या होता है बैरर चेक? जैसे आप मेरे पास एडमिशन लेते हो और मुझे आप फीस पे करते हो, और आपने मुझे फीस बैरर चेक से दी। ये चेक नहीं है, लेकिन चेक दिखता कुछ यही ऐसा ही है। तो आपके फादर या मदर ने लिखा पे पंकज त्रिवेदी या कुशल इंस्टीट्यूट रुपीज सो एंड सो, और उन्होंने साइन किया, ठीक है। और साइन करके ये चेक के कॉर्नर में ऐसे 2 क्रॉस लाइन करते हैं। वो क्रॉस लाइन नहीं किया, अगर ये 2 क्रॉस लाइन कर दी तो ये क्रॉस चेक बन जाएगा। कौन सा चेक? क्रॉस चेक। लेकिन उन्होंने 2 क्रॉस नहीं किया, ठीक है। और मेरे नाम के बाजू में लिखा है और बैरर, देखा है कभी चेक को ध्यान से? पे डैश और बैरर, आज ही घर पे जाके देखना, सिलेबस में ना सही एफआईजीसी में आके गया। उस बैरर वर्ड को आपने काटा नहीं, आपने लिखा पे पंकज त्रिवेदी और बाजू में क्या लिखा है? और बैरर। बैरर वर्ड को आपने काटा नहीं आपके फादर ने, और साइन करके अमाउंट लिख के मुझे दे दिया। अब मैं ये चेक लेके सीधा आपके फादर के बैंक में जाके पैसा रोकड़ा निकाल सकता हूँ, उसको बोलते हैं बैरर चेक। तो बैरर चेक हालांकि रिस्की होता है। आपके डैड ने मुझे ये बैरर चेक दिया और मैंने जेब में डाल दिया, वो जेब तो है ही नहीं, गिर गया, ये भावेश की नजर गई देखो उसमें, और भावेश ने उठा लिया चेक और पहुंच गया सीधा। मुझे मुझे ख्याल नहीं, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर में हूँ, भावेश का ध्यान चेक पे ही है। पूरे लेक्चर में क्या पढ़ा है पता नहीं उसको, और धीरे से यहाँ से बेंच के नीचे से आके चेक उठा के आपके डैड के बैंक में जाके पैसा निकाल लिया। इट इज वेरी रिस्की, क्योंकि बैरर चेक जिसके पास होगा वो पैसा निकाल सकता है। लेकिन अगर उस बैरर वर्ड को काट के लिखा जाए ऑर्डर, तो वो कौन सा चेक बन जाएगा? ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक में क्या होगा? पंकज त्रिवेदी को ही पैसा मिलेगा, या पंकज त्रिवेदी जिसको बोलेगा उसको ही पैसा। तो अगर मैंने यहाँ पे काट के लिख दिया ऑर्डर और ये चेक गिर गया और भावेश चला गया, तो भावेश को बैंक भगा देगी, तो यू आर नॉट पंकज त्रिवेदी। बोले नहीं, मुझे पंकज त्रिवेदी ने भेजा है, तो बोले प्रूफ दो। तो मुझे बैंक को बोलना पड़ेगा कि मैं भावेश को भेज रहा हूँ, मेरा ऑर्डर है कि भावेश को पैसा दो। तो कौन सा चेक हो गया? ये ऑर्डर चेक। तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? नेगोशिएबल, जो हम किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी आपने मुझे फीस दी, कौन सा चेक दिया? बेरर। अब मुझे किसी और के पास से बुक्स खरीदी, तो ये मैंने उसको दे दिया, ले भाई। तो वो भी जा सकता है ना, कोई भी उसने अपने घर का भाड़ा भरना है, तो वो अपने मालिक को बैरर चेक दे सकता है, ठीक है। तो बैरर चेक और ऑर्डर चेक कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब रहा सवाल बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, ये तो हम डिटेल में सीखेंगे, लेकिन फिलहाल इतना याद रखो, अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, how many documents, how many instruments are negotiable? 3. Bill of exchange, promissory notes and बोलो, बैरर चेक और ऑर्डर चेक। नेगोशिएबल का मतलब यहाँ पे लिखा है, देखो क्या है? ट्रांसफर। और इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब डॉक्यूमेंट्स। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट्स, इन दोनों को मिला के एक कॉमन वर्ड यूज होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स आप सबको पढ़ने को हो रहा है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को अभी प्लीज? यस सर। हाँ, bills of exchange and promissory notes are also called as instruments of credit। दोनों को एक ही नाम देना हो तो क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट। यानी जब उधारी में लेन देन होता है ना, तो उधारी में लेन देन में क्या होता है? ट्रांजैक्शन आज हुआ, पैसा बाद में मिलेगा, तो क्या गारंटी मिलेगा कि नहीं, तो ये डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। इन डॉक्यूमेंट को कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट्स।
और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट्स है वो दो है, कौन से बोलो दो? अभी तो पढ़ा मैंने, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स, ये दोनों को क्या कहा जाता है? कॉमन वर्ड, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट। इनको इंडियन लैंग्वेज में बोलते हैं हुंडीज। हुंडी, गुंडी नहीं, हुंडीज। क्या कहा जाता है? हुंडीज। इंडियन वर्ड, इंडियन लैंग्वेज में उनको कहा जाता है हुंडीज। ऑब्जेक्टिव में आता ही। देखो अगला पॉइंट दिख रहा है, इन इंडिया इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट आर पॉपुलरली नोन एज, दे आर कॉल्ड एज हुंडीज। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अब बैरक चेक के बारे में तो बता दिया मैंने आपको। इन दोनों का डिफरेंस कैसे जाने, एग्जाम में पूछा नहीं जाता। आपको सिलेबस में क्या है? सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट नहीं। मैं यहाँ पर ग्रुप पे लेक्चर के बाद एक लिंक भेजूंगा, गूगल का लिंक भेजूंगा, उस पर क्लिक करना। आज नहीं तो 4-5 दिन बाद या बिल्स ऑफ एक्सचेंज खत्म हो जाए फिर उसको पढ़ना, आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में क्या फर्क है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, टू नो द डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स रेफर टू इंटरनेट, बट इट इज ओनली फॉर नॉलेज पर्पस। एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। अब मैं इसको क्लियर करूंगा थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट पढ़ा पढ़ा के दोनों का डिस्टिंग्विश आपको समझाऊंगा। लेकिन आपको एक साथ अगर चाहिए, हो सकता है इंटरनेट पे मिल जाए डिस्टिंग्विश, और है ही, मैं लिंक भेजूंगा तो आप चाहे तो नोटबुक में लिख सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, नॉलेज के लिए आप लोग लिख सकते हैं। 10 के 10 पॉइंट्स क्लियर हो गए सबको? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स, एवरीवन क्लियर? कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? ऑल क्लियर? ये 10 के 10 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। अभी मत लिखो, पहले जितना हमको पढ़ना है आज का, रोज हमारा एजेंडा रहेगा वो टाइम पे, क्योंकि अभी लेक्चर हम लोग 1 से सवा घंटे का ही ले रहे हैं, ज्यादा ये हफ्ता भगाएंगे नहीं। कुछ लोग की एग्जाम शायद चल रही है तो वो लोग आ नहीं रहे, तो वो नहीं आ पा रहे, तो उनका ज्यादा नुकसान नहीं हो। बहुत ज्यादा अगर हम भगाएंगे और आएंगे तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। और अभी हम उनको रिकॉर्डिंग भेजेंगे तो वो रिकॉर्डिंग भी अगर 2-3 घंटे का हुआ तो वो अपने कॉलेज एग्जाम पे फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए 1 से सवा घंटे का क्लास है फिलहाल। और इस हफ्ते का शेड्यूल भी मैं आपको लेक्चर के एंड में दे दूंगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को। मुझे याद दिलाना अगर मैं भूल जाऊँ। ठीक है, ऑल 10 पॉइंट्स क्लियर। अब ये जो अगला पार्ट है, लास्ट पार्ट, ये आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में से पढ़ना है। तो आज की लर्निंग में हम लोग गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में से जो पढ़ने जा रहे हैं, पहली पढ़ाई क्या दिख रहा है? हेडिंग, इंट्रोडक्शन टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पहले हम ये तो जान ले बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, फिर जानेंगे ना प्रॉमिसरी नोट क्या है। सिलेबस में क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। प्रॉमिसरी नोट है नहीं, लेकिन उसके बारे में भी बताऊंगा। पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज जान। और अगर आपको जानना है इंट्रोडक्शन टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो ये आपको मिलेगा जीटीबी पेज नंबर 251 पे 7.1 दिख रहा है सबको? पहले देख लो, पढ़ते हैं हम। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बीच बीच में, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे टिक करते जाना। बुक में जिस ऑर्डर में लिखा है हम लोग उस ऑर्डर में नहीं पढ़ेंगे। पेंसिल रखो साथ में, जो जो पढ़ के होगा उसको टिक करना है। तो आपको टिक करना है जीटीबी पेज नंबर 251 पे 7.1, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या हेडिंग लिखा है? व्हाट इज द हेडिंग? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और देखो अगले पेज पे, पेज नंबर 252 पे 7.2 क्या दिख रहा है? पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिख रहा है नीचे एकदम, 7.2 एकदम नीचे, पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज टिक करो। ये दो चीज हम सीखते हैं। क्या होता है अकाउंट्स में? कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई होनी चाहिए। रट्टा मार के ऐसा करो, डेबिट दे दो, क्रेडिट दे दो, पास हो जाओगे, 35, 40, 50 मार्क्स भी आ जाएंगे, लेकिन ये आपके करियर को बनाएगा, आपकी लाइफ को बनाएगा। इसलिए आपको फुल नॉलेज और फुल मार्क्स ही मिलने चाहिए। ओके, अब आते हैं इंट्रोडक्शन पे। मैं पहले अपनी तरह से आपको समझा देता हूँ, और उसके बाद जो लिखा है बुक में वो मैं पढ़ूंगा। तो इधर ध्यान दो, जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं मेरे पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, सपोज मैं हूं सेलर, आई एम द सेलर, मेरी दुकान है। वही एग्जांपल देता हूँ, मेरी स्टेशनरी की दुकान है जहां पर मैं स्टेशनरी, टेक्स्ट बुक, ये सब बेचता हूँ। और आप हो मेरे कस्टमर, यू आर माई रेगुलर कस्टमर, यू आर वन ऑफ माई रेगुलर कस्टमर्स। आप बरसों से मेरे पास, मेरे दुकान पे आते हो, रोकड़ा पैसा देके खरीदते जाते, जितना भी सामान खरीदा पैसा तुरंत देते, और मैं आपको जानता भी हूँ पर्सनली। तो कई सालों से आप मेरे रेगुलर कस्टमर हो, लेकिन इस बार जब आप मेरे पास आए खरीदने के लिए, आज की डेट को बेच लेते हैं। व्हाट इज द डेट टुडे? व्हाट इज द डेट टुडे? 10 अप्रैल। 10th अप्रैल। बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज में
ये मैं जो बोलूंगा इसको हाइपरबोल या ओवर स्टेटमेंट मत समझना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एवरी लाइन इज ऑब्जेक्टिव, एवरी लाइन इज गोइंग टू बी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से सिर्फ 2 मार्क्स के आते हैं, लेकिन वो 2 मार्क्स के लिए आपको 200 सेंटेंसेस पढ़ने पड़ सकते हैं। कितने? 200। The person who draws the bill is called drawer. The person who accepts the bill is called drawee. Unless and until the bill is accepted, it is called draft. The date on which payment is to be made is called as due date. The days of grace which are added to the due date are called as days of grace. ऐसे जो जो बोलेंगे वो हर लाइन क्या बन जाता है? ऑब्जेक्टिव। इसलिए ध्यान से सुनना जरूरी है। इसलिए थोड़ा मस्ती, थोड़ा मजाक करते हुए पढ़ोगे, मजा आएगा। लेकिन क्या होता है, आप लोग के साथ जब थोड़ी मस्ती हम करने लगते हैं तो आप उसको ज्यादा मस्ती में कन्वर्ट कर और पढ़ाई से माइंड डाइवर्ट कर लेते, तो वो नुकसान है, वो नहीं होना चाहिए। थोड़ी मस्ती और ज्यादा पढ़ाई, ठीक है। तो आई एम द सेलर, यू आर द बायर, यू आर माई रेगुलर कस्टमर। आज 10 अप्रैल को आप मेरे दुकान पे आए और आपने कहा कि सर आज मैं 20,000 का सामान खरीदने वाला हूँ। ये एग्जाम्पल याद रखो। मान लो मेरा नाम है मिस्टर एक्स, आई एम मिस्टर एक्स एंड यूर मिस्टर वाई। तो एक्स इज द सेलर, वाई इज द बायर। और वाई एक्स की दुकान पे जाके कितने रुपए का गुड्स खरीदता है? 20,000। तो मैं सेलर और आप बायर। लेकिन आप मेरे पास से जो गुड्स खरीद रहे हो तो आप परचेज की एंट्री पास करोगे और मैं सेल्स की। ये तो आपने एफआईजीसी में पढ़ी होगी। मैंने आपको गुड्स बेचा, आप कौन? आपका नाम याद रखो, वाई। मैं कौन? एक्स। तो एक्स ने वाई को गुड्स बेचा, तो एक्स एंट्री पास करेगा वाई टू सेल्स, वाई इज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और वाई क्या एंट्री पास करेगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। ये सब एंट्री सीखेंगे हम, डोंट वरी। तो ये सब एंट्रीज आएंगी। तो मैंने आपको कितने रुपए का गुड्स बेचा आज? कुटेश मारा इधर ही, हाँ बोलो, कितने रुपए का गुड्स बेचा? 20,000। आपने कहा सर 20,000 का गुड्स खरीद रहा हूँ लेकिन मेरे पास आज पैसा नहीं है। आई विल मेक द पेमेंट आफ्टर 2 मंथ्स। आई विल मेक द पेमेंट आफ्टर 2 मंथ्स। मैंने कहा ठीक है भाई, 2 महीने बाद पैसा दोगे चलेगा, लेकिन ये बात मुझे एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे लिख के चाहिए, एक स्टैम्प पेपर पे लिख के चाहिए। और आप मुझसे पूछते हो सर भरोसा नहीं है क्या? और मैं बोलता हूँ नहीं है, सॉरी। बिजनेस के मामले में मैं भरोसा नहीं करता। आप जैसे बहुत सारे मेरे कस्टमर्स हैं, बहुतों को मैंने उधार बेचा है। 20-20 हजार करके अगर 10 कस्टमर को उधार बेचा है तो कितना हो जाएगा? 2 लाख। हाँ, मतलब उसमें से आधे कस्टमर पैसा डुबा देंगे, तो उसमें से एक होगा मालूम। हाँ, मतलब 20 लाख, 2 लाख का सामान खरीद के 1 लाख ही देगा, 1 लाख का बैठ। हाँ, कितना होगा? 2 लाख। तो बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो बिजनेस में, धंधे में रिस्क लेने का, लेकिन बेवकूफी बेवकूफी मत करो। कोई उधारी में अगर ज्यादा गुड्स खरीदता है तो उसके पास प्रॉपर पेपर वर्क करो। तो ऐसे में मैं एक डॉक्यूमेंट निकालता हूँ। देखो, मैं एक डॉक्यूमेंट निकालता हूँ। कौन? सेलर, मिस्टर एक्स। और उस डॉक्यूमेंट पे, वो डॉक्यूमेंट प्रिंटेड भी होता है, उसमें कुछ चीजें ब्लैंक होती है, और ऐसा ही डॉक्यूमेंट आपको एग्जाम में पूछा जाएगा 5 मार्क्स के लिए। ड्रॉ कर, उसमें लिखो, वो हम देखेंगे। तो मैं एक डॉक्यूमेंट निकालता हूँ और उस डॉक्यूमेंट पे मैं, यानी कि कौन? एक्स। और मेरा स्टेटस क्या है? सेलर। मैं सेलर बनने के बाद बन जाता हूँ क्रेडिटर। पहले मैं कौन बना? सेलर। फिर मैं क्या बन गया? क्रेडिटर। क्योंकि मैंने आपको बेचा तो मैं सेलर, लेकिन आप मुझे पैसा आज दे रहे हैं कि 2 महीने बाद, तो मैं कौन? क्रेडिटर। आप क्या हो? बायर और डेटर। मैं सेलर, आप बायर। मैं क्रेडिटर, आप डेटर। क्रेडिटर कौन? जिसको पैसा मिलने वाला है। डेटर कौन? जिसको पैसा देना पड़ेगा, वो डेटर। यू आर माई डेटर, आई एम योर क्रेडिटर। लेकिन अब मैं बनने वाला हूँ ड्रॉअर और आप बनने वाले हो ड्रॉइंग, ठीक है। तो इस बिल के ऊपर मैं लिखता हूँ मिस्टर वाई, 2 months after the date pay to me or my order the sum of rupees 20,000 only for the value received। ऐसा लिखता हूँ हिंदी में। मिस्टर वाई, 2 महीने बाद आप या मैं जिसको, आप मुझे या मैं जिसको बोलूं उसको 20,000 रुपया दोगे। ये मेरा ऑर्डर है, ये मेरा ऑर्डर है। और इस ऑर्डर को सुनने के बाद आप बोलोगे, इस पे लिखोगे एक्सेप्टेड। क्या लिखोगे? एक्सेप्टेड, और साइन करोगे। यानी मैंने आपको ऑर्डर दिया तो आपको उस ऑर्डर को क्या करना है? जब तक आप उस पे एक्सेप्टेड लिख के साइन नहीं करोगे, ये डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। आपके डैड ने मुझे चेक दे दिया फीस का 20,000 रुपया लिख के और साइन नहीं किया, तो क्या पैसा मिलेगा मुझे? नहीं। सिग्नेचर के बिना कोई डॉक्यूमेंट वैल्यू नहीं होगा। तो आपको इस पे क्या लिखना पड़ेगा? बोलो। एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड कभी लिखते कभी नहीं लिखते, लेकिन नीचे सिग्नेचर करना पड़ेगा। यानी आप ये कबूल कर रहे हो कि आपको मुझे पैसा देना है। मुस्लिम्स में जब शादियां होती है, जिसको निकाह कहते हैं, तो निकाह में क्या होता है? दोनों लोग क्या बोलते हैं? कबूल है। तो जो शादी करवाने वाले काजी साहब रहते हैं, वो दोनों से क्या बुलवाता है? कबूल है। कि आपको ये हस्बैंड के तौर पे कबूल है?
वो बोलते हैं यस, और आपको ये वाइफ, मतलब दोनों एक दूसरे के प्रपोजल को क्या करते हैं, एक्सेप्ट। आपने भी प्रपोजल किया होगा और एक्सेप्ट भी किया होगा, है ना। सो आई पुट माई प्रपोजल के आफ्टर 2 months पे टू मी एंड यू एक्सेप्ट, यस एक्सेप्टेड, और आप साइन करके मुझे देते हो, तब ये बन जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या बनता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। और इस बिल को मैं अपने पास रखूंगा 2 महीने तक, और मैं इस बिल को पुकारूंगा बिल रिसीवेबल। क्या बोलूंगा, बिल रिसीवेबल। आप इसको बोलोगे बिल पेबल। और ये बिल हमेशा किसके पास रहना चाहिए साइन करने के बाद, सेलर के पास, बायर के पास नहीं। आपने साइन किया और मैंने कहा ये तेरे पास ही रख, 2 महीने बाद आता हूँ। 2 महीने बाद मैं आया, मैंने कहा पैसा दे, बोले कि कौन सा पैसा भाई, बोले बिल, कौन सा बिल, आपने तो उसको फाड़ दिया, तो क्या प्रूफ। इसलिए हमेशा पैसा लेने वाले के पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, इसलिए तो ये नेगोशिएबल है। मुझे आपसे पैसा लेना है 2 महीने बाद, तो किसी और को 2 महीने बाद पैसा देना है, तो मैं ये बिल उसको दे सकता हूँ, क्योंकि ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल। फिर वो किसी और को दे सकता है, वो किसी और को दे सकता है, नेगोशिएबल एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ये सब हम पढ़ेंगे आगे। तो समझ में आया बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो सेलर बायर पे ड्रॉ करता है। और जब मैं ये बिल आप पे ड्रॉ करूंगा ना, तो मैं बन जाऊंगा ड्रॉअर। क्या बन जाऊंगा, ड्रॉअर, और आप बन जाएंगे ड्रॉइंग। तो इस तरह से बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अगर बात करें, उसमें कितनी पार्टीज होती है, तो उसमें से 2 पार्टीज तो मैंने बता दी। पार्टीज का मतलब वो वाली पार्टी नहीं, पार्टीज का मतलब पर्सन। जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लेन देन होता है, तो उसमें कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, 3, जिसमें से 2 तो आ गया समझ में। कौन 2, मैं कौन था, ड्रॉअर, आप कौन, ड्रॉई। ड्रॉअर ड्रॉई पे बिल ड्रॉ करता है, और ड्रॉई उस बिल को एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करके वापस किसको देता है, ड्रॉअर। और ड्रॉ जब ड्यू डेट आती है तो पैसा लेने जाता है। ड्यू डेट क्या है, कैसे ढूंढते हैं, बहुत टाइम लगता है ये सब थियरी सीखने में। बट वंस यू लर्न दैट थियरी, डेफिनेटली आपको सारे प्रॉब्लम समझ में आएंगे, आपको प्रॉब्लम भी पूरा समझ में आएगा। और आप हर एक प्रॉब्लम जो 10 मार्क का आता है, मैं आपको टाइम अलॉटमेंट भी बताऊंगा, कौन सा प्रॉब्लम कितने मार्क्स का आता है और कितने टाइम में होना चाहिए। हर चीज पे हम लोग वर्कआउट करेंगे, डोंट वरी। ऐसा बिल्कुल मत समझना कि आप 2 महीने में पढ़ाई कर रहे हो तो वो कम पढ़ाई, पढ़ाई हमारी डिटेल में रहेगी। बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में हम पढ़ते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। पढ़े बुक में से, शैल वी स्टार्ट, पेज नंबर 251। चलो ऑनलाइन वालों 251 पेज पे सबको 7.1 इंट्रोडक्शन दिखाई दे रहा है। मैं पढ़ूंगा क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन लोग हैं, तो यस अभी ऑनलाइन वाले पढ़ेंगे तो आपको सुनाई नहीं देगा, और आप में से कोई पढ़ेगा तो ऑनलाइन वालों को सुनाई नहीं देगा। तो आप दोनों के बीच में मैं प्रतिनिधि हूँ, आप दोनों का। ठीक है, मैं बोलूंगा, आई होप कि सबको सुनाई देगा। सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है भावेश। चलो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको आइडिया आ जाएगा। फर्स्ट लाइन में लिखा है, the ability of customer to obtain goods or service before payment based on trust। हर कस्टमर ये चाहता है ना कि पेमेंट बाद में करूं, पैसे गुड्स मुझे पहले मिल जाए, हर कस्टमर, राइट। सो व्हाट ही सेज, the ability of a customer to obtain goods or services before payment is based on trust। जैसे आप भी है, आए तो आप भी चाहोगे कि यार पहले पढ़ लूं बाद में फीस भर। हम दुकान पे जाते हैं, कोई चीज पहले हमको चीज मिल जाए, थैले में भर देते हैं, डीमार्ट में जाते हैं, ट्रॉली में डाल देते हैं, बाद में पैसा देते हैं। तो कस्टमर का ये एटीट्यूड है कि मुझे पहले क्या मिले, goods and services, and then I will make the payment in future, and that will be based on trust obviously, कि हाँ भाई ट्रस्ट है कि पैसा आ ही जाएगा, right। when goods or services are obtained and payment will be made in future, it is known as credit transaction। अभी जो मैंने आपको गुड्स बेचा, कब बेचा, डेट बताओ, आज की 10th अप्रैल। आप मुझे पैसा कब दोगे, आफ्टर 2 months। so goods are sold today but payment will be made in future। so what kind of transaction is this, this is called as credit transaction। ये आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे लेके जा रहा है, पहले बता रहा है कि हर कस्टमर चाहता है कि पहले क्या मिले, गुड्स एंड सर्विसेज, और पैसा बाद में दे। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा जाता है आज और पेमेंट फ्यूचर में किया जाता है, इट इज कॉल्ड एज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। इट इज नोन एज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। क्रेडिट ट्रांजैक्शन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। आज की दुनिया में, वर्ल्ड ऑफ बिजनेस में क्रेडिट ट्रांजैक्शन का रोल सबसे ज्यादा है। किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में जाइए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम में, एसी टीवी फ्रिज बेचने वाले शोरूम में जाइए, वो एसी वाला अगर एक दिन में 10 एसी बेच रहा है, 10 में से उसने 9 ईएमआई पे बेचा हो, 9 एसी को ईएमआई पे बेचा हो। कार बेचने वाली एजेंसी में चले जाओ, अगर दिन में 10 कार बेची होगी तो 10 में से 9 ईएमआई पे बेची। कोई एक बंदा ऐसा आएगा पैसे वाला जो पूरा रोकड़ा देके खरीद के जाए। आज की दुनिया किस पे चल रही है, क्रेडिट पे। द एंटायर बिजनेस वर्ल्ड इज रनिंग ऑन क्रेडिट। और क्रेडिट किस पे चलता है, ट्रस्ट पे। ट्रस्ट यानी विश्वास।
हालांकि लोग कहते हैं कि दुनिया जो है कलयुग आ गया है, किसको किसी पे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन आज भी जब ट्रेन में अकेले ट्रैवल करता है कोई बंदा और उसको ट्रैवल करते हुए वॉशरूम जाना है तो वो जाएगा ही ना। बाजू वाले को बोलेगा मैं आता हूँ जा, वो बाजू वाला चोर भी तो हो सकता है, लेकिन भरोसा करना पड़ता है। इमरजेंसी है तो भरोसा करना पड़ता है, ऐसा नहीं भरोसा करके हम भरोसा करते हैं। तो वर्ल्ड ऑफ बिजनेस भी किस पे चलता है? ट्रस्ट पे, विश्वास पे। सो व्हाट ही सेज दैट it is known as credit transaction, and credit transaction play a significant role in the world of business. Credit motivates the customer to increase the amount of their spending. Credit क्या करता है? मोटिवेट करता है कस्टमर को कि वो अपना स्पेंडिंग बढ़ाए। आज आप कोई चीज खरीदने गए, अगर बोलेगा पूरा पैसा आज भरो, तो आप या तो नहीं खरीदोगे या कम खरीदो, और वो बोलेगा थोड़ा थोड़ा करके महीना महीना दे दे, तो हो सकता है ज्यादा खरीदो, डबल खरीदो। तो क्रेडिट क्या करता है? कस्टमर को मोटिवेट करता है, कह रहे लेके जाओ ना ज्यादा। जैसे आप मेरे पास आए थे 2 डजन नोटबुक लेने, मैंने बोला एक काम करो 10 डजन ले लो, डिस्काउंट दे दूंगा, पैसा दे देना आराम से अगले महीने, क्या है, मुझे आप पे ट्रस्ट है, भरोसा है। तो जब मैं आपको ये क्रेडिट दूंगा तो इससे आप अपना खर्चा, स्पेंडिंग और डिमांड बढ़ाओगे ना। तो क्रेडिट क्या करता है? हमारे कस्टमर्स को मोटिवेट करता है। लेकिन ये ध्यान रखना, उसके साथ क्रेडिट पे डील मत करो जिसके बारे में आपको बिल्कुल जानकारी नहीं, स्ट्रेंजर्स खासकर। आप बरसों से मेरे पास खरीद रहे हो, मैं आपको जान रहा हूँ, तब जाके मैं आपको उधारी में बेच रहा हूँ, और वो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट पे साइन ले। इसलिए बिजनेसमैन बनो तो वाइस बिजनेसमैन बनो, बेवकूफ बिजनेसमैन मत बनो। अगली लाइन में क्या लिखा है? मोर ओवर बिजनेस एंटरप्राइजेस ऑफर क्रेडिट टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट, है ना। लोग क्रेडिट क्यों देते हैं? ताकि मार्केट में उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले। मैं आप यहाँ से रोड पे चले जाइए, क्लास खत्म होने के बाद जब मेन रोड पे आप जाओगे, गली नंबर 2 से बाहर निकल, राइट साइड पे देखना, लाइन से किराने की 4 दुकान, किराने की ग्रोसरी, 4 ग्रोसरीज की दुकानें हैं लाइन से। चारों में कितना टफ कंपटीशन। तो हर दुकानदार चाहता है आप सिद्धिविनायक मंदिर पे चले जाओ, प्रभा देवी, आपका पैर ठीक से वहां पे पड़ा नहीं और 10 प्रसाद वाले आ जाएंगे आपके, वो थाली आपको खिला नहीं देते, बस इधर आ जाती है थाली, है ना। कंपटीशन है ना, ऐसा होता ही है ना, जब हम पैर रखते हैं तो आते ही कि नहीं, वो क्या करें, उनको बेचना है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगर आपको उठाना है तो कस्टमर को क्या देने का? क्रेडिट। तो ये लाइन का मतलब क्या है? क्रेडिट मोटिवेट करता है द कस्टमर्स टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ देयर स्पेंडिंग, एंड मोर ओवर द बिजनेस एंटरप्राइजेस ऑफर क्रेडिट टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मैं अपने कस्टमर को ऐसा क्या दूं कि वो मेरे पास आए, और थोड़ा थोड़ा करके भले ही पैसा दे, लेकिन वो मेरे पास है, मेरे कॉम्पिटिटर के पास, मेरे बाजू वाले के पास ना। तो इससे आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उठा सकते हो। कॉम्पिटिशन में टिकना है तो कस्टमर को क्या दो? बोलो क्या दो? क्रेडिट। गुड्स बेचो लेकिन उधारी, इससे आपका सेल्स बढ़ेगा, बट इट शुड बी बेस्ड ऑन ट्रस्ट। टू बैलेंस द पोटेंशियल, पोटेंशियल वर्ड को अंडरलाइन करो, इसका मीनिंग लिखो बाजू में या उसके ऊपर ही पेंसिल से, वहीं पे उसी बुक में लिख लेगा। पोटेंशियल का मतलब पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, संभावना। To balance the potential for increased sales with risk of decreased cash flow and large outstanding debts, the seller requires some sort of commitment. क्योंकि सेलर क्या करता है? जब उधारी में बेचता है तो एक तरफ तो उसके पास कैश कम आ रहा है, आप मेरे पास आए और आपने बोला पेमेंट कब देंगे, बोलो बोलो जल्दी फटाफट, 2 मंथ्स। तो 2 महीने तक मेरे पास पैसा आने वाला है नहीं, मतलब कैश क्या हो गया? डिक्रीज। और दूसरी तरफ क्या इंक्रीज हो गया? बैड डेट्स। हो सकता है जितना उधारी में बेचोगे क्या बढ़ जाता है? बैड डेट्स का चांसेस। बैड डेट्स का मतलब पता है सबको? बैड डेट्स का मतलब पता है? जब डेटर से पैसा नहीं मिलता, 2 महीने बाद पता चला आप गायब ही हो गए, आप इंसॉल्वेंट हो गए और मुझे मेरा पैसा नहीं मिला। तो जब हम क्रेडिट पे डील करते हैं तो 2 पॉसिबिलिटीज होती है, एक तरफ कैश फ्लो कम हो जाता है और दूसरी तरफ रिस्क ऑफ बैड डेट्स बढ़ जाता है। तो मैंने आपको उधारी में कुछ बेचा तो मेरे जेब में 20,000 रुपए आए क्या? नहीं। हो सकता है आप 1-2 हजार दे दो, तो 20 की जगह पे 2 ही मिले ना, 18 नहीं मिले ना। तो कैश फ्लो बढ़ गया कि कम हुआ? कम। और दूसरी तरफ क्या बढ़ गया? रिस्क ऑफ बैड डेट्स। और हर बिजनेसमैन क्या चाहता है? इसको बैलेंस करना चाहता है। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए ये क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए सेलर एक्सपेक्ट करता है कि यार बायर कम से कम एक कमिटमेंट तो करे, प्रॉमिस तो करे। देखो नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है? सेलर रिक्वायर्स सम, व्हाट ही सेज, सेलर को किसकी जरूरत है? ही रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ, पे अटेंशन, बोलो फटाफट, सम सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट। सेलर को किसकी जरूरत है? कमिटमेंट की। कमिटमेंट के बाजू में क्या लिखा है? और प्रॉमिस फ्रॉम द कस्टमर दैट ही वुड पे द अमाउंट ऑफ गुड्स। तो भाई साहब मैं आपको उधारी में, बहन जी मैं आपको उधारी में गुड्स बेच रहा हूँ, आप मुझे पेमेंट करोगे 20,000 रुपया 2 महीने बाद, तो मेरा कैश फ्लो कम होने वाला है और बैड डेट्स बढ़ने वाला है। तो मैं इन दोनों को बैलेंस करने के लिए मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप अपनी तरफ से भाई कुछ कमिटमेंट तो दो, कुछ वादा तो करो, प्रॉमिस तो करो। और वो वादा और प्रॉमिस ऐसे जबानी नहीं, पेपर पे लिख के चाहिए। देखो आगे लिखा है,
from the customer that he would pay the amount of goods due from him on a particular date in future. और अगर आपके और मेरे बीच में कुछ टकराव नहीं हो, झगड़ा नहीं हो, तो बेटर है मैं आपके ऊपर एक डॉक्यूमेंट ड्रॉ करूंगा. देखो लिखा है टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट. यू नो व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट? डिस्प्यूट, टकराव. अगर आप चाहते हैं आपके और मेरे बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो एंड मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो अबाउट द पेमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट, तो किसका इस्तेमाल करना चाहिए हमको? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट लाइक, क्या लिखा है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स आर इशू. राइट. तो आपके और मेरे बीच में क्या नहीं हो? कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग. इसलिए और आपके और मेरे बीच में क्या ड्रॉ किया जाएगा? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट्स. और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट्स कितने हैं? दो. कौन से दो? बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट. लिखा है क्या एग्जांपल? और लिखा है इंडिया में उनको हुंडीज कहा जाता है. लास्ट लाइन, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट हैव बीन in use for a long time and they are popularly known as hundis. Bills of exchange and promissory notes are issued in India. Sorry, ये नहीं पढ़ा मैंने. In India, instruments of credit have been in use a long time and are popularly known as hundis. तो इस इंट्रोडक्शन ने आपको ये समझाया कि पूरी दुनिया उधार पे चलती है. हर बायर चाहता है कि पहले क्या मिले? गुड्स एंड सर्विसेज और बाद में पेमेंट. लेकिन सेलर भी तो चाहता है कि यार मैं उधारी में बेचूंगा तो मेरा रिस्क ऑफ बैड डेट्स बढ़ जाएगा और कैश फ्लो कम हो जाएगा. तो बायर तू कम से कम एक कमिटमेंट तो दे भाई कि मुझे इस तारीख पे पैसा मिल जाएगा. तो वो कमिटमेंट के लिए वो एक पेपर निकालता है, उसको कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट. और उस पेपर पे बायर से एक वादा लिखवाता है कि भाई इस डेट को तू मुझे पैसा दे देगा. उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट को कहा जाता है या तो बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट. दोनों का डिफरेंस हम पढ़ लेंगे. अब हमको सिलेबस में क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज. तो अगला एक स्मॉल क्वेश्चन पढ़ेंगे. आज का लास्ट आखिरी कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं क्या है? पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज. चलो फटाफट देख लो क्योंकि लेक्चर कम है, टाइम कम है, इसलिए ब्रेक नहीं दे रहा हूं. जब टाइम बढ़ेगा तो ब्रेक भी मिलेगा. ठीक है. पे अटेंशन. अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया थोड़ी देर पहले, उसमें मैं कौन था? मिस्टर एक्स. आप मिस्टर वाई. मतलब मैं कौन? आप कौन? तो पहले मैं सेलर हूं और आप बायर. लेकिन क्योंकि आपने उधारी में गुड्स खरीदा इसलिए मैं बन गया क्रेडिटर और आप बन गए डेटर. यानी ये दो स्टेटस हमारा हो चुका है. हु एम आई? सेलर और क्रेडिटर. हु आर यू? बायर और डेटर. ये दो स्टेटस हमको मिल चुके हैं. अब आपने बोला कि सर मैं 2 महीने बाद पैसा दूंगा, तो मैंने ये डॉक्यूमेंट निकाला और इस पे लिखा कि भाई साहब 2 महीने बाद आप मुझे इतना पैसा दो. और आपने क्या कहा? एक्सेप्टेड साइन करके मुझे दे दिया. तो इस दोनों केसेस में मैं कौन हूं? ड्रॉअर. सो विच इज द फर्स्ट पार्टी? Drawer. The person who draws the bill. The person who draws the bill upon another person. The person who draws the bill is called as drawer. And the person upon whom the bill is drawn is called as drawer. मैं drawer. आप कौन? Drawer. लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज है. तीसरा है पे. वो बाद में बता. पहले ये दो के बारे में पढ़ लेते हैं. Can you see the 3 parties? टिक किया आप सबने? 7.2 क्या लिखा है? पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज. पहली पार्टी का नाम क्या लिखा है? ड्रॉअर. मतलब वो नहीं जो ड्रॉ करता है, ड्राइंग करता है, उसको तो ड्रॉअर बोलते होंगे. लेकिन यहाँ पर ड्रॉअर का मतलब वो पर्सन जो बिल ड्रॉ करता है. ड्रॉअर के बारे में कुछ लिखा है. पे अटेंशन. ड्रॉअर इज अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स द बिल एंड साइंस ऑन इट. ड्रॉअर भी साइन करता है. मैं भी साइन करूंगा. 2 महीने बाद मुझे इतना पैसा देना, पंकज त्रिवेदी. आप उसके नीचे लिखोगे एक्सेप्टेड, आपका नाम. दोनों का साइन होता है. तो जो पर्सन बिल ड्रॉ करता है, ही द पर्सन हु ड्रॉज द बिल और पर्सन हु makes the bill and signs on it. और वो कौन है? देखो लिखा है आगे सेकंड लाइन में क्या लिखा है? he is the creditor who is entitled to receive the money from the debtor. Who am I? Creditor. And I am entitled. Entitled को अंडरलाइन करो. entitled का मतलब होता है हकदार. मैं हकदार हूं, मुझे आपसे, ये मेरा हक है. मैंने आपको क्या बेचा है? गुड्स. तो ये मेरा हक है ना, मुझे पैसा मिलना चाहिए. अभी ठीक है, ये थोड़े दिन फ्री लेक्चर है, साल भर तो नहीं पढ़ा सकता ना. फिर मेरा हक जो है मुझे मिलना चाहिए ना. क्या फीस मिलनी चाहिए कि नहीं? यस. तो जब हम किसी को गुड्स या सर्विस देते हैं तो हम एंटाइटल्ड हो जाते हैं कि हमको क्या मिले? पैसा. सो ही इज द क्रेडिटर हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द मनी फ्रॉम डेटर एंड फॉर द ड्रॉअर. अभी आपने ये बिल एक्सेप्ट करके मुझे दिया ना. आप लोगों ने एफआईजीसी में फाइनल अकाउंट्स पढ़ा है बच्चों. एफआईजीसी में फाइनल अकाउंट्स में बिल्स रिसीवेबल किधर लिखते हैं हम लोग? असेट. और बिल्स पेबल किधर लिखते हैं? तो ड्रॉअर के लिए क्या है? बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि उसको पैसा मिलने वाला है. देखो लिखा है every line is objective. ये जो पढ़ रहा हूं every line is objective. For the drawer the instrument is in his sorry
इंस्ट्रूमेंट कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो मुझे बताना, मेरे पास ओल्ड बुक है। फॉर द ड्रॉअर द इंस्ट्रूमेंट इज हिज, क्या लिखा है, बिल्स रिसीवेबल। मैं ड्रॉअर हूं तो ये इंस्ट्रूमेंट मेरे लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल। सिंस ही हैज टू रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल, उसके बाद एक लाइन ऐड करो, एक लाइन और लिखी है पेंसिल से। लास्ट लाइन क्या पढ़ी आपने, सिंस ही हैज टू रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल। मैं इसको क्या बोलूंगा, बोलिए एक बार फिर से, एक मिनट ऑनलाइन वाले बोल। मैं इस बिल को, ये बिल थोड़ा गंदा हो गया, 3 साल से यही यूज कर रहा हूँ। हाँ बोलो। बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मैं इसको बोलूंगा बिल रिसीवर। मैं इसको क्या बोलूंगा, बिल रिसीवर। बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ कॉमन नेम, कॉमन नेम, लेकिन जिसको पैसा मिलने वाला है वो क्या बोलेगा, 3 साल का नहीं है, अभी का ही है। हाँ, ये तो इसी में उलझे रहोगे। बिल्स रिसीवर, बिकॉज आई हैव टू रिसीव फ्रॉम यू द मनी, ठीक है। और ये मेरे लिए क्या है, असेट है कि लायबिलिटी है, बोलो। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आप लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? यस सर। लैपटॉप में मैंने चार्जिंग पिन नहीं डाला, इस वजह से लैपटॉप बंद हो गया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। यस क्लियर हो गया। हु एम आई, ड्रॉअर। ड्रॉअर क्या होता है, क्रेडिटर, बिकॉज ही हैज टू रिसीव द मनी फ्रॉम डेटर। और ड्रॉअर के लिए ये बिल क्या है, बिल्स रिसीवेबल, और वो क्या है उसके लिए, असेट। आप कौन, आप कौन, ड्रॉई, भूलना नहीं। जब तक ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज खत्म नहीं होता, मैं ड्रॉअर, आप लोग ड्रॉई। पेई क्या है अभी बताता हूँ थोड़ी देर। चलो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, ड्रॉई के बारे में लिखा है, ड्रॉई इज द पर्सन ऑन whom the bill is drawn. The person who draws the bill is called as drawer, and the person upon whom the bill is drawn is called as drawee. ब्रेक खत्म हो गया, ध्यान दे। is called as drawee. He has to accept the bill drawn on him. He has to accept, right? आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिल को। एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, अगर आपने इस पे एक्सेप्टेड करके साइन नहीं लिखा ना, साइन नहीं किया ना, अगर आपने इस पे एक्सेप्टेड लिख के साइन नहीं किया ना, तो इसको ड्राफ्ट कहा जाए। Unless and until the bill is accepted, it will be called as draft, and draft has no value. उसकी कोई वैल्यू नहीं, इसलिए सिग्नेचर इज अ मस्ट। तो इसलिए ड्रॉई क्या करता है, बिल को एक्सेप्ट करता है। एंड लिखा है, ही इज द डेटर हु हैज टू पे मनी टू क्रेडिटर। क्रेडिटर, यू आर द डेटर, यू हैव टू पे मनी टू मी। हु एम आई, क्रेडिटर। फॉर द ड्रॉई द इंस्ट्रूमेंट इज बिल्स पेबल। आपके लिए ये बिल क्या है, मेरे लिए क्या था, बिल्स रिसीवेबल। आपके लिए क्या है, बिल्स पेबल। एंड सिंस ही हैज टू पे द अमाउंट ऑफ बिल। हाँ मैं कह रहा था, मैंने एक एक लाइन लिखवाई आपको। हाँ तो ऊपर वाले में ड्रॉअर में लास्ट लाइन ऐड करो, ड्रॉअर में लास्ट लाइन ऐड करो, बिल्स रिसीवेबल इज एन असेट। बिल्स रिसीवेबल, ड्रॉअर की आखिरी लाइन लिखो, बिल्स रिसीवेबल इज एन असेट। बिल्स रिसीवेबल क्या है, असेट है। बिल्स रिसीवेबल इज एन असेट, और उसमें लिखो बिल्स पेबल लास्ट में, ड्रॉई की लास्ट लाइन, बिल्स पेबल इज अ लायबिलिटी, बिल्स पेबल इज अ लायबिलिटी, बिल्स रिसीवेबल इज एन एसेट एंड बिल्स पेबल इज अ लायबिलिटी। अब तीसरा बंदा कौन है, ये जबरदस्ती का तीसरा कौन है, 2 के बीच में 3, कबाब में हड्डी बनने कौन आया, तीसरा आदमी। वो कौन, पेई। कौन, पेई। अब पेई कौन है, सुनो ध्यान से। अगर मैं आपके ऊपर ये बिल ड्रॉ करता हूं और आपसे कहता हूं कि 2 महीने बाद मैं ही ये बिल लेके आऊंगा, मैं ही यानी कौन, ड्रॉ, और मुझे ही पैसा देने, तो मैं ही पेई हूं। मैं ड्रॉअर भी हूं, और कौन, पेई। कौन, जिसको ड्यू डेट पे 2 महीने बाद पैसा मिलेगा। द पर्सन टू whom the payment of the bill is to be made on the due date is called as pay. तो मैंने बोला 2 महीने बाद मुझे पैसा, तो मैं पेई। तो जनरली पेई कौन होता है, ड्रॉअर। लेकिन देयर आर डिफरेंट केसेस। 2 महीने बाद मुझे आपसे 20,000 रुपया जैसे लेना है, वैसे ही 2 महीने बाद मुझे
मेरे सप्लायर्स को, जिनके पास से मैं ये KEN खरीदता हूँ, उनको 2 महीने बाद मुझे 20,000 रुपया देना है। आपसे 2 महीने बाद 20,000 रुपया लेना है जिस तारीख को, उसी तारीख को मुझे मेरे सप्लायर्स को 20,000 रुपया देना है। तो मैंने आपका ये बिल ही उसको दे दिया, क्योंकि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएटर, मैंने उसको दे दिया। और जब मैंने ये इसको बिल दे दिया मेरे सप्लायर को, तो मैं आपको फोन करके बोलूंगा, हम बिल दे चुके, सनम नहीं, हम बिल दे चुके सनम नहीं, हम बिल दे चुके, हम बिल दे चुके, मतलब जिसको भी हम बिल दे चुके हैं वो अब आपके पास पैसा लेने आए। कौन? मेरा सप्लायर। तो अब पेई कौन बन गया? वो सप्लायर बन गया। वो है मिस्टर जेड। मैं कौन? मिस्टर एक्स। आप कौन? मिस्टर वाई। अगर एक्स वाई को बोलता है पैसा मुझे ही दे, तो एक्स ड्रॉर भी है, पेई भी। एक्स वाई को बोलता है पैसा जेड को दे, क्योंकि मुझे उसको पैसा उसी तारीख को देना है। अब तू मुझे पैसा देगा, फिर वही पैसा मैं उसको दूंगा, इससे अच्छा तू उसको दे दे डायरेक्ट। तो वो पर्सन कौन बन जाएगा? पे। और वो पर्सन मेरा कोई कर्जदार हो सकता है, वो पर्सन बैंक भी हो सकती है, वो हम देखेंगे आगे एंट्रीज। बैंक भी हो सकती है, और मेरा कोई एजेंट भी हो सकता है। 2 महीने के बाद जिस डेट पे आप मुझे पैसा देने वाले हो, मैं आपको ये, अच्छा आप मुझे बताओ 2 महीने के बाद तारीख क्या आएगी? आज क्या डेट है? 10 अप्रैल के बाद 10 जून 10 सर। मई, 10 जून। 10 जून को मैं आपके पास पैसा लेने नहीं आऊंगा, 3 दिन और ऐड होते हैं। लीगली बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 डेज ऑफ ग्रेस आर अलाउड। तो 10 जून को मैं आपके पास आऊंगा। 10 जून को नॉमिनल ड्यू डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नो, लेकिन वो लीगल ड्यू डेट नहीं कि 10 जून जैसे ही हो गया मैं आ गया सीधा आपके घर पे रात को 12:01 और दरवाजा खटखटा के पैसा दे, नहीं। और 3 दिन तक वेट करना है, और 3 दिन 10 में 3 ऐड करो, 13 जून। और 13 जून को भी ऑफिशियल टाइम, जो टाइम रहता है उस ऑफिशियल पैसा मांगने का ऑफिशियल टाइम है। 13 जून कब हो जाएगा? रात को 12:01। तो बोले हाँ 13 जून हो गया, 12:01 पे आप दरवाजा खटखटा के पैसा नहीं मांग सकते। तो 3 दिन ऐड करते हो तब लीगल ड्यू डेट होगी। लीगल ड्यू डेट क्या होगी? 13 जून। उसके पहले मैं आपके पास पैसा मांगने ना मैं आ सकता हूँ, ना वो पर्सन जो आपके पास मांगे। अच्छा, 3 दिन ऐड करने के बाद अगर नेशनल हॉलीडे होता है ना, नेशनल हॉलीडे, तो पेमेंट कब होना चाहिए? 1 डे बिफोर। 1 डे बिफोर। समझो 12 अगस्त को आपसे मुझे पैसा मिलने वाला है, और 12 अगस्त में 3 दिन ऐड कर, 12 प्लस 3 कितना हो गया? 15 अगस्त इज अ नेशनल हॉलीडे। तो 15 अगस्त अगर ड्यू डेट है तो मैं आपके पास पैसा लेने कब आऊंगा? 14 अगस्त को, 1 डे बिफोर। पब्लिक हॉलीडे, और ये सब बुक में लिखा है, मैंने कहा ना एवरी लाइन इज ऑब्जेक्टिव, ये सब आएगा। If the due date falls on national or public holiday, payment must be made 1 day before. But if the due date falls on sudden holiday, sudden holiday किसको कहते हैं? इमरजेंसी हॉलीडे। जिस दिन ड्यू डेट हुई उस दिन फिर से लॉकडाउन हो गया। जिस दिन ड्यू डेट हुई, लॉकडाउन तो बहुत लंबी चीज है, उसको तो चलती रहेगी, लेकिन उस दिन भारत बंद या कुछ इश्यू हो गया, तो क्या करोगे? तो एक दिन बाद जाने का, एक दिन बाद। सो नेशनल हॉलीडे तो 1 डे बिफोर, और सडन हॉलीडे तो 1 डे आफ्टर। समझा? ये सब बुक में लिखा है। तो चाहे मैं लेने आऊं या कोई और बंदा लेने आए, उसको कहा जाएगा पेई। पेई कौन? जिसको पैसा मिलना चाहिए। चलो लास्ट सेंटेंस पढ़ लो, क्या लिखा है? पेई इज द पर्सन टू whom the payment is to be made. Who can be the payee? The drawer or the person other than drawer. मैं 2 महीने बाद गांव जाने वाला हूँ, मुझे अभी से पता है टिकट आ गई है और मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, तो मैं मेरे दोस्त को अपॉइंट करके जाऊंगा और आपको इन्फॉर्म करूंगा कि हम बिल बिल दे चुके, बिल मैंने दे दिया। अब पैसा लेने वो आएगा, पैसा उसको देना, और बिल पे लिखा होता है कि 2 महीने बाद मुझे पैसा देना है, या मैं जिसको बोलूंगा उसको पैसा देना, और आपको देना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। उस पर लिखा होता है, ये मेरा ऑर्डर है, क्योंकि मैं ऑर्डर देता हूँ, तो मेरे ऑर्डर को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये टर्म्स आपको मंजूर नहीं है तो 20,000 की स्टेशनरी खरीदिए ना, तो चल रख। ऐसा कोई बोलता नहीं है, जस्ट जोकिंग। बोले सॉरी। अगर आप टर्म्स एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर आप उसके साथ डील मत करो, यू विल हैव टू फेस हैवी रिस्क फॉर दैट। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अब मैं एक मिनट स्टैचू, स्टॉप योर मूवमेंट्स। आज के लिए हम पढ़ाई को यहीं पे रोकते हैं, लेकिन आई हैव टू मेक सम डिस्कशंस रिगार्डिंग द टाइमिंग फॉर दिस वीक। इसलिए ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले अपनी जगह पे बैठे रहे।
ओके गाइस, मैं एक बात बोलना भूल गया। अगर आप लोगों को ये जो भी नोट्स लिखे हैं 10 स्मार्ट पॉइंट्स, अगर आप लोगों को नोटबुक में लिखना है तो आप लोग यूट्यूब के व्यूअर्स या जो भी है और बच्चे जो देख रहे हैं वो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कौन से पेज पे है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप एक अपना एल्बम बना के सारे इंपॉर्टेंट जो फोटोज और नोट्स है उसमें रख सके और नोटबुक में कॉपी कीजिए। जो भी नोटबुक बनाए उसमें ये 10 के 10 पॉइंट्स लिखना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।